ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो हमारा है कि ये एक किताब है, आप तो फेमिलियर होंगी इससे। ठीक है, ये हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो बुक है, वो मैं आपको सजेस्ट कर लूंगा कि अगर आप लेना चाहें तो इसको भी ले लेंगे, क्योंकि हम थ्रू आउट ड्यूरिंग द कोर्स इसकी रेफरेंस के तौर पर इसको ज़्यादा रेफर करेंगे तो आइडिया होगा। तो आप अपने हिसाब से ये ले लें। इसमें जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो टैक्स की डेफिनेशन है वो है, टैक्स मीन्स एनी टैक्स इम्पोज्ड अंडर चैप्टर 2 and includes any penalty, fee, or other charge, or any sum or amount payable under this ordinance। इससे आपको क्या समझ आई? ये तो ग्रीक लैंग्वेज हो गई। टैक्स मीन्स एनी टैक्स इम्पोज्ड अंडर दिस, इससे तो कोई आइडिया नहीं होगा। इसलिए मैं पूछ रहा था कि आपकी नजर में टैक्स क्या है? सर कैन वी आंसर? जी, जी प्लीज। सर टैक्स एक राइट होता है गवर्नमेंट का, हम्म। और उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ड्यूटीज, बिकॉज एवरी राइट हैज कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी। तो टैक्स जो होता है वो राइट होता है, और गवर्नमेंट की लायबिलिटीज जो होती है, जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं उसके बदले में हमसे टैक्स लेती है गवर्नमेंट, और हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक, वेरी टैक्स के गुड। डिफरेंट काइंड्स भी हो सकते हैं। तो जैसे हमारे ऑनलाइन दोस्त थे तो आपका विशाल, इन्होंने इकोनॉमिक डेफिनेशन बताई है ये टैक्स की। ठीक है, ये हमारी है इकोनॉमिक डेफिनेशन। इट इज अ कॉस्ट पेड बाय सिटीजन्स टू द गवर्नमेंट्स। ये फेडरल गवर्नमेंट होती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है या लोकल गवर्नमेंट्स होती है। हम जनरल टैक्स की बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर इनकम टैक्स नहीं होगा, अभी हम टैक्स की बात कर रहे हैं। टू एडमिनिस्ट्रेटर द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड टू प्रोवाइड द सिविक फैसिलिटीज। ठीक है, एक हाथ से गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, दूसरे हाथ से आपको सिविक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। ये एक अलग बहस है कि वो करती है या नहीं करती है। ये एक पॉलिटिकल बहस है कि क्या हमें टैक्स से बदले में मिलता है, हम क्यों टैक्स दे दें। ये हर कॉमन सिटीजन का सवाल है। हाँ, कॉमन सिटीजन का सवाल है। लेकिन ये इकोनॉमिक डेफिनेशन है, टू प्रोवाइड सिविक फैसिलिटीज, रोड्स एंड रेलवेज, एयरपोर्ट, electricity, water, sewerage, communication system, education, internal protection, external protection, all are then as promised in the constitution। ठीक है, तो हमारा टैक्स जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये चीजें हमारी देता है। तो जनरली डेफिनेशन थी ये जो आपको प्रीवियस मैंने डेफिनेशन दिखाई थी ना, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये इनकम टैक्स की डेफिनेशन है। हम इस वक्त पढ़ रहे हैं टैक्स क्या होता है, उसमें फिर इनकम टैक्स आ जाती है। आपके जहन में सवाल आएंगे कि इनकम टैक्स के अलावा भी और टैक्स भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सेल टैक्स। ठीक, और क्या टैक्स होता है? सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, बिल्कुल। खामोश न रहना, थोड़ा बोलते रहे ना, बोलते रहे ना, वो शाइनिस खत्म हो जाएगी आपकी। क्या टैक्सेस होते हैं? फेडरल एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स ऑन प्रोविंशियल सर्विसेज। ठीक है, आपने सुनी होगी अख्तर सिंह जब्बार की जो अक्सर वीडियो आती है ना, वो होटल रेस्टोरेंट पे उनको हैरान लेता है कि आपने टैक्स नहीं जमा करवाया, मुझसे लिया है टैक्स, ये कहाँ का है मेरा टैक्स। ठीक है, हाँ वो एसआरबी का है। और ठीक है, एसआरबी का टैक्स जो है ना वो प्रोविंशियल लेती है, सर्विसेज ऑन टैक्स। ठीक है, तो ये हमारी टैक्स की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन देखी, एज प्रॉमिस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे प्रॉमिस किया गया है। ठीक है, अब पाकिस्तान का जो फेडरल टैक्स स्ट्रक्चर है या फेडरल या प्रोविंशियल टैक्स स्ट्रक्चर है, वो हम
मैंडेट या अथॉरिटी हम कॉन्स्टिट्यूशन लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मदर लॉ है, इज द मदर ऑफ ऑल लेजिस्लेशन है। तो इसमें आर्टिकल 77 है, टैक्सेस टू बी लेविड बाय लॉ ओनली। ठीक है, तो लॉ में क्या है, नो टैक्स शैल बी लेविड और फॉर द पर्पस ऑफ द फेडरेशन एक्सेप्ट बाय अंडर अथॉरिटी ऑफ एक्ट ऑफ मजलिस शूरा। ठीक है, एक बदनाम जमाना जब जियाउल होता था हमारे साथ, तो हमने हर चीज को उर्दू में ट्रांसलेट करना शुरू कर दी थी। ठीक है, वैसे वर्ल्ड पार्लियामेंट है, लेकिन उसने कहा मजलिस शूरा। ठीक है, इस तरह टेलीविजन जो है ना, उसका उर्दू ट्रांसलेशन क्या होगी टेलीविजन की? दूरदर्शन। दूरदर्शन। तो इसी तरह ये जो है ना, वो मुख्तलिफ अल्फाज के जो है ना, वो इंग्लिश में थे हिस्टोरिकली। बेसिकली हमने ब्रिटिश से लिया है सारा कॉन्स्टिट्यूशन, सारी हमारी इनफ्लो उससे आता है। तो इसमें हमारी होती है ना। फिर ये आर्टिकल 142, मजलिस शुरा shall have exclusive power to make laws with respect to any matter in the federal legislative list। ठीक है, अब फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, तो आपके जहन में ये सवाल आएगा, तो जाहिर है कोई प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट भी होगी। ठीक है, और कोई कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट भी होगी। ठीक है, तो फेडरल से क्या मुराद है, और प्रोविंशियल से क्या मुराद है, और कंकरेंट से क्या मुराद है? फेडरल वो जो फेडरल गवर्नमेंट जो भी फेडरल कॉलोनी गवर्नमेंट। बनाते हैं, पार्लियामेंट जी। फेडरल में आती है। और इसमें इनकम टैक्स भी जो है हमारा फेडरल वो करता है। और जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जैसे एसआरबी है, रेवेन्यू बोर्ड, ये हमारे उसमें आता है। जी। और कंकरेंट? कंकरेंट का मतलब ये था कि आपने बदनाम मशहूर जमाना सुनी होगी 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट क्या है? कुछ केसेस जो थे जो नेपाल के पास है, कुछ वो प्रोविंशियल। ठीक है, 18th अमेंडमेंट से पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की लिस्टें थी। एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट, और एक कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट। कंकरेंट का मकसद क्या है कि फेडरल के हिसाब से जो सब्जेक्ट होते हैं, और जो प्रोविंस के हिसाब से सब्जेक्ट होते हैं, 18 अमेंडमेंट के बाद उस पे प्रोविंस और फेडरेशन का दोनों का राइट होता है, किसी सब्जेक्ट पे लेजिस्लेशन कर लेते हैं। ठीक है, अल्लाह भला करे जरदारी साहब का, आज भी प्रेसिडेंट हैं, उसने ये 18 अमेंडमेंट की थी प्रोविंस के साथ। क्यों किया कि बाकी सारे प्रोविंसेस को उन्होंने सब्जेक्ट ट्रांसफर कर दिए और एक्सक्लूसिव फेडरल लिस्ट लगा दी, हमारे कंकरेंट लिस्ट हमारी खत्म हो गई। ठीक है, इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कंकरेंट लिस्ट कोई नहीं है। ठीक है, या तो फेडरेशन के पास पावर है या प्रोविंशियल के पास पावर है। जो भी हमने पावर्स डेलीगेट किए हुए थे, वो हम आगे चलकर देखते हैं कि क्या क्या पावर्स हैं हमारे पास। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है। जब ये पार्लियामेंट हो, तो आपके जहन में क्या चीज आती है, पार्लियामेंट से क्या मुराद है? ठीक है, सेनेट और Sir, basically there are three organs of the state: legislative, executive body and judiciary. जी जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, वो उसको हम मजलिस शुरा भी कह सकते हैं या पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। जी उसके दो ऑर्गन्स होते हैं फर्दर। सेनेट होती है जिसको अपर हाउस किया कहा जाता है, और नेशनल असेंबली होती है जो लोअर हाउस होता है। ठीक। फिर सारे लेजिस्लेटिव प्रोसेस में ये होता है कि जो भी बिल होता है वो पास होता है, या कोई भी एक्ट वगैरह कानून होता है वो पास होता है एक हाउस से, देन दूसरे हाउस से वो ऑथराइज होता है, देन वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और वो उसको फाइनल अप्रूवल मिल जाता है। ठीक। जी, आपको कोई? हाँ जी। नहीं, एनएफसी पहले भी था। 18 अमेंडमेंट में एनएफसी में हमने थोड़ी चेंज की थी उसी हवाले से। तो जारी एनएफसी अवार्ड अभी 9th चल रहा है। 7th अवार्ड पहले भी थे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें 3 स्पेशल फीचर्स थे। ठीक है, एक एनएफसी था, एक इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल था, ठीक है, और एक आपका सेनेट था। इससे पहले पाकिस्तान में
जो 56 का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो 62 का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नहीं था, सेनेट नहीं होती थी, सिर्फ नेशनल असेंबली होती थी। ठीक है, नेशनल असेंबली जिसको हम डायरेक्ट एडल्ट फ्रेंचाइज से हम वोट देके अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं। जो सेनेट होती है वो इनडायरेक्ट मुंतखब होती है, जो पार्लियामेंट। जी किसको? जी जी, नेशनल असेंबली नहीं, एक प्रेसिडेंट होता है। नेशनल असेंबली के ड्यूटीज ये होती हैं कि जो भी बिल आपका पास होता है पहले आता है आपका नेशनल असेंबली में, ठीक है, फिर उसके बाद सेनेट में वो जाता है, ठीक है, लेकिन मनी बिल है वो सिर्फ आपका नेशनल असेंबली में इंट्रोड्यूस होता है और सेनेट उस पर रिकमेंडेशन दे सकती है लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकती, सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है मनी बिल के अलावा से। मनी बिल में टैक्सेशन इन्वॉल्व होती है, ठीक है, तो टैक्सेशन का प्योर राइट है आपका, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली को है, ठीक है। सेनेट वाले सिर्फ उसको ऑब्जर्व करते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं, लेकिन हमारी मर्जी है कि उसको नेशनल असेंबली उसको एक्सेप्ट करे या उसको फिर जो अपने हिसाब से होती है। तो जी सर जी, एक सर मिनट। और जो रिकमेंडेशन, नहीं, मनी बिल को नहीं कैंसिल करवा सकता, बाकी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ये है ना कि वो थोड़ा हम मौजू से हट जाएंगे, हम इस पर टैक्स पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ चले जाएंगे। तो इसमें ये है, एक होता है आप जो लॉ होता है उसको सिंपल मेजॉरिटी से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन होती है उसको चेंज करना हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए होती है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि 10-12 दिन पहले संडे को रात को जो है ना वो बड़ी धमाचौकड़ी मची हुई थी, जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाह रही थी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट का नाम लिखा हुआ है, अब वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट को रीराइट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रही। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से 2/3 मेजॉरिटी उसको चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली दे हैव नॉट गॉर्नर दी कोर्ट। तो उसमें मौलाना फजल रहमान जो है ना वो गोली कर गया, उसी हवाले से तो जी, ठीक है। जी आप ऑनलाइन जो विशाल साहब जी सर, आप ये कुछ बोल मैं ये बता रहा था कि जो मनी बिल होता है उसमें आपने बताया कि सिंपल मेजॉरिटी से वो पास हो जाता है। फिर वो जो इंस्ट्रक्शंस आपने बताई ना कि सेनेट जो देती है हम्म, विद इन 14 डेज मनी बिल पास होने के नेशनल असेंबली में से उन्हें इंस्ट्रक्शंस देनी होती है, जी और नेशनल असेंबली जो है फर्दर लायबल नहीं होती उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए। इट्स अप टू देयर डिस्क्रिशन कि वो फॉलो करते हैं या नहीं करते। जी। तो हम आगे चलते हैं, अपने मौजू की तरफ चलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज है, ये जो आर्टिकल 70 है ये मैं थोड़ा रेफरेंस के तौर पर हमने स्लाइड में रखा हुआ है। आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट को प्रोवाइड करता है। तो उसमें फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है ना वो 4th शेड्यूल में एंट्री नंबर पार्ट 1 और 4th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें वेरियस टैक्सेस होती हैं जो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, वो उसमें लिखा हुआ है। अब इसमें जो है ना वो एंट्री नंबर 44 है, अब फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 4th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। तो ड्यूटीज ऑफ एक्साइज इंक्लूडिंग ड्यूटीज ऑन सॉल्ट बट नॉट इंक्लूडिंग ड्यूटीज ऑन अल्कोहल, लिकर एंड ओपियम। तो ये सिर्फ 44 एंट्री नंबर 44 से हमारे पास पावर मिलते हैं फेडरल गवर्नमेंट को या एपीआर को, जो इसे एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी के पावर्स हमारे एंट्री नंबर 44 से मिलते हैं। ये एंट्री नंबर 49 है, टैक्सेस ऑन सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, एक्सपोर्टेड, प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर एंड कंज्यूम एक्सेप्ट सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। ये जो एक्सेप्ट सेल टैक्स ऑन सर्विसेज था ये हमने 18th अमेंडमेंट में चेंज की थी, पहले ये था मैन्युफैक्चर कंज्यूम्ड, ठीक है। तो इससे ये होगा कि एंट्री नंबर 49 है, ये सेल टैक्स लगाती है, सेल टैक्स ऑन गुड्स, ठीक है।
अब गुड्स क्या होता है या सर्विसेज क्या होती हैं, ठीक है। गुड्स होता है आपकी चार चीजें आप ध्यान में रख लें कि जो फिजिकल हो, टेंजिबल हो, जिसको आप टच कर सकते हैं या जिसको ओनरशिप आपके हिसाब से आ जाती है। जो गुड्स है, ये कुर्सी आपके सामने पड़ी हुई है, ठीक है, ये माइक्रोवेव चल रहा है, ये जो है ना वो बोर्ड है, ठीक है, ये सारी आपके गुड्स में आ जाते हैं, ठीक है। जिनको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ठीक है, जिनको ओनरशिप में नहीं आता, तो वो सर्विसेज कहलाती है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर्विसेज, ये इस वक्त जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, ये किस्म की सर्विसेज है। आप मुझे तो देख सकते हैं, मेरी सर्विसेज को नहीं देख सकते, ठीक है। आप मुझे देख सकते हैं लेकिन मेरी सर्विसेज को आप नहीं देख सकते। सिमिलरली जैसे आप वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ठीक है, वो भी आप सर्विसेज देती हैं। जैसे मैडम किरण फातिमा ने बताया था कि हम एनजीओ के साथ हैं, तो वो भी सर्विसेज किसी हवाले से देता होगा, ठीक है। तो एक हो गए हमारे गुड्स, एक हो गए हमारी सर्विसेज, ठीक है। 2011 से पहले इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। गुड्स और सर्विसेज था जिसपे भी टैक्स लगता था, सेल टैक्स का, ठीक है, उसको एफबीआर कलेक्ट करती थी, ठीक है। जो भी थे सर्विसेज थे या गुड्स थे, सारी एफबीआर के पास होती थी। अब 18th अमेंडमेंट है, ये हमने एक्सेप्ट सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, तो ये एक्सक्लूसिवली हमने प्रोविंसेस को दे दिया, उसी हवाले से कि सारे चारों प्रोविंसेस को हमने ये दे दिया। तो सिंध प्रोविंस पहले था, उसमें अपना लॉ बनाया सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, प्रोविंशियल सिंध सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, तो 2011 में लॉ बना था, ठीक है। उसके बाद पंजाब ने बनाया, उसके बाद केपीके ने बनाया, उसके बाद बलूचिस्तान ने बनाया, ठीक है। तो ये चारों लॉज हमारे हो गए। तो इससे पहले जब चारों लॉज ये बने नहीं थे, तो हम फेडरेशन जो है ना वो इनकी कलेक्शन करती थी, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, वो देती सूबों को थी, ठीक है, कलेक्शन करके उसके बाद चली जाती थी, ठीक है। तो एंट्री नंबर 49 हमारी है कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसमें हम सेल टैक्स की हमारे अथॉरिटी मिलती है, लेकिन सेल टैक्स ऑन गुड्स, एफबीआर के पास सेल टैक्स ऑन गुड्स है। सेल टैक्स ऑन सर्विसेज साइमल्टेनियसली सूबों के पास चला गया, ठीक है। जो आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, जो आपकी वकील हैं, जो आपके डॉक्टर्स हैं, उन पे जो किस्म की सर्विसेज देते हैं, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट चार्ज करती है, ठीक है। वो रेस्पेक्टिव प्रोविंस में होता है, जो सिंध में होता है वो सिंध करती है, जो पंजाब में होता है वो पंजाब में करती है, ठीक है। वो सेल टैक्स में आप सारा ये कवर करेंगे उसी हवाले से, ठीक है। ये एंट्री नंबर 47 है, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। टैक्सेस ऑन इनकम, यहाँ पे वर्ड इनकम लिखा हुआ है कि जो इनकम होगा, जो आपकी इनकम होगी, कहीं से भी इनकम आपकी आएगी, तो उस पे आपकी फेडरल गवर्नमेंट थ्रू एफबीआर इनकम टैक्स पे टैक्स चार्ज करती थी। देयर इज नो अदर एजेंसी अदर देन एफबीआर जो आपकी पाकिस्तान में इनकम हो उस पे आपकी टैक्स चार्ज कर सकती है। इनकम पे टैक्स, जब वर्ड इनकम आएगा, जब वर्ड आप कमाने की बात करते हो, ठीक है, उसी हवाले से, तो वो एक एफबीआर के पास अथॉरिटी है, ठीक है। कोई इनकम पे, कोई प्रोविंस पे, कोई ऐसा हवाले से आपकी फेडरेशन के हिसाब से कोई टैक्स नहीं कर सकता। सिर्फ एक एजेंसी है, वो आपकी एफबीआर है, ठीक है, उस पे आपकी इनकम भी आ जाती है। अब ये हम आगे चलकर देखेंगे इनकम क्या होती है, हम इसको क्यों टैक्स करते हैं, ठीक है। और ये दूसरी है एंट्री नंबर 50, टैक्सेस ऑन द कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स नॉट इंक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आप कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स पे भी आपकी, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी पे आप प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, उस पे आप टैक्स नहीं करते, वो वंस अगेन प्रोविंस के पास है। तो ये चार हमारे पास टैक्सेस हैं और एक कस्टम ड्यूटी है। उसके हवाले से जो एफबीआर है हमारा मैंडेट है, उसमें हम मेजॉरिटी चार टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी? नहीं, गुड्स पे नहीं, सर्विसेज पे, सर्विस, सिर्फ सर्विसेज पे, जी। नहीं, ये कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स है, इसकी वैल्यू पे टैक्स है, वैल्यू पे टैक्स है। नहीं, फेडरेशन का है ये, हम इस वक्त फेडरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। सर यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम के अलावा जो टैक्स, मतलब एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स में से एक्सक्लूड क्यों किया गया है?
जी जी, मैं वो आप पे आता हूँ जी। मूवेबल प्रॉपर्टी 236 जी। हाँ, 236 में क्या है कि आपकी वो कैपिटल गेन ऑन द मूवेबल प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, जो गेन पे टैक्स आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। अब प्रॉपर्टी आपने ली या कोई भी एसेट लिया, ठीक है, उसको आगे सेल कर दिया, ठीक है, जितने में आपने लिया उसके आगे जब सेल कर दिया जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो कैपिटल गेन आएगा। हम टैक्स करते हैं कैपिटल गेन के हिसाब से क्योंकि वो इनकम होगी। अब सपोज कर लें कि फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, उसको 150 में बेच दिया, तो 50 रुपए आपका गेन हो गया, ठीक है, इस पे गेन पे हम टैक्स करते हैं। ये है कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स। हम वैल्यू पे एसेट में नहीं करते, उसके कैपिटल गेन पे करते हैं जी। जी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन इसको हमें डायरेक्शन ये होती है कि आप 236C होती है, जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो 236C आप सेलिंग पे प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाएंगे, जो कि आजकल 3% है, ठीक है। जो 236K है वो आपकी परचेज ऑफ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जब परचेज होगी तो फिर कोई बंदा करेगा तो 236K के हवाले से आप उसमें टैक्स लगाएंगे। ये दोनों टैक्सेस हैं, लेकिन विदहोल्डिंग एजेंट हमारा रजिस्ट्रार होगा, वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगा, लेकिन ये टैक्सेस फेडरेशन की है, ठीक है, FBR की टैक्सेस हैं, और ये अपनी इनकम के साथ आप रिपोर्ट करते हैं उसी हवाले से, ठीक है जी। आप विशाल साहब, आप एग्रीकल्चर पे पूछ रहे थे कुछ। सर मैंने ये पूछा था कि जो एग्रीकल्चरल इनकम है उसे एग्जाम्प्ट क्यों किया गया है यहाँ पर, नहीं, सब अदर देन पहले एग्रीकल्चर। हाँ जी जी जी, पहले तो आप ये चीज समझ लें, ये मिसकंफ्यूजन और मिस नामिन कल्चर जो है ना, वो एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं है। एग्रीकल्चर पे टैक्स है, लेकिन उसको FBR नहीं कलेक्ट करता, FBR चार्ज नहीं करता, FBR लेवी नहीं करता, ठीक है। उस पे एग्रीकल्चर पे सेम टैक्स है जो आपका प्रोविंस लगाता है, एग्रीकल्चर इनकम पे आपका प्रोविंस टैक्स लगाता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये क्यों प्रोविंस लगाता है, वंस अगेन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया हुआ है, हमारे जो इलेक्टेड मेंबर हैं उसने लिखा हुआ है, उसने ये लिखी हुई है कि एग्रीकल्चर पे इनकम प्रोविंस वाला लेगा, प्रोविंस वाला लेगा भी, आमना सदकना जी बिस्मिल्लाह, उन्होंने लिख दिया, हमने एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन ये हमारे जहन से जो परेशानी है या कंफ्यूजन है कि एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, ये आप टीवी शोज पे, टॉक शोज पे आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगाते, वडेरे जो जागीरदार हैं ये टैक्स नहीं देते, ये टैक्स देते हैं, ठीक है। प्रोविंशियल का टैक्स होता है हमारे हिसाब से, तो ये अब ये और बात है कि प्रोविंशियल से कलेक्ट नहीं करता, या रेट उसका कम है, या जो है ना वो एक्चुअली लगता नहीं है, लेकिन टैक्स है, ठीक है। हम ये मिसकंसेप्शन है ना कि एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, ये गलत है, ठीक है जी विशाल साहब। सर यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम जो है उसकी टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी SRB होगी, राइट? नहीं नहीं, SRB नहीं होती, मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होती है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट करती है, जो आपके मशहूर जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है, जिसको DC बोलते हैं, जिसको SC बोलते हैं, जिसको मुख्तियारकार बोलते हैं, जिसको पटवारी बोलते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ उसके नाम है, हायरार्की है। वो वही होता है जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हिसाब से एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेते हैं। वो अगली स्लाइड में आ जाएगा, मैं आपको डिटेल में उसी हवाले से वो दिखाऊंगा, ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू। नॉर्मली ये तो सर जब भी रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें जब इनके कंफ्यूजन आ जाएगी तो एग्रीकल्चर इनकम में डाल देते हैं। हम्म। इसका होता है चेक एंड बैलेंस के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि एग्रीकल्चर पे आप जब फेडरल का रिटर्न फाइल करते हैं, फेडरल इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसमें आप सर्टेन अमाउंट ABC लिख देते हैं इसी हवाले से। तो हमारे पास सेक्शन 111, जो बिग 111 सुना है, क्या होता है, आखिर में आपको काया पलट देती है। ब्रिगेड 111 है आपका GHQ हेडक्वार्टर,
ठीक है। उसके बाद 111 ब्रिगेड है जो मार्शल लॉ लगाती है। ठीक है। उसके बाद इतने पावर हैं तो वो आकर जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसको गले से पकड़ के चलो भाई तुम्हारी ड्यूटी पूरी हो गई। ठीक है। नहीं, ब्रिगेड 111 की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन पावर नहीं देता। कॉन्स्टिट्यूशन पावर नहीं देता। हाँ हाँ। ठीक है। तो उसमें हमारे पास ये 111 का जो सेक्शन है उसमें हम ये देखते हैं कि जो आपने एग्रीकल्चर इनकम फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न में लिखी हुई है उस पे आपने प्रोविंशियल एग्रीकल्चर टैक्स दिया है या नहीं दिया। ठीक है। अगर आपने प्रोविंशियल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं दिया, जिसको PIT बोलते हैं, प्रोविंशियल इनकम टैक्स, प्रोविंशियल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, वो नहीं दिया तो हम आपको वो इनकम में जो फेडरल में आपने शो किया हुआ एग्रीकल्चर में वो आपको हम एक्सेप्ट नहीं करते, उसको अपने हिसाब से टैक्स कर देते हैं। जब आप टैक्स का चालान दिया, ठीक है, उसके हिसाब से हम उसको छोड़ देते हैं कि आपने प्रोविंशियल एग्रीकल्चर में टैक्स दिया होता है तो वो आप इसका क्रेडिट यहाँ पे ले लें। नहीं, जाडिट में नहीं आएगा, हम सब रिटर्न्स को देखते हैं। ठीक है। बहुत सारे रिटर्न्स को देखते हैं हम, ये हमारा रेगुलर फीचर का काम है कि हम सारे रिटर्न्स को देखते हैं जिसने एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर की होती है उसको वेरीफाई करते हैं, प्रोविंशियल चालान देते हैं। प्रोविंशियल चालान अगर वो उसमें एक्सेप्ट नहीं किया या प्रोड्यूस नहीं कर सका, मैं आपको 2-3 नाम बताता हूँ फिर दी इंफॉर्मेशन के लिए। शर्जील नाम मेमन, ठीक है, आगे नहीं बताऊंगा। बिलावल भुट्टो, इनके सारे रिटर्न मैंने असेस किए थे। इनसे एक एक एग्रीकल्चर की इनकम टैक्स की रसीद मैंने ली है। ठीक है। और आपका ये क्या है, सईद नासिर शाह, ठीक है, और आपकी रिटायर्ड सेक्रेटरी है मेहताब अकबर राशदी, इनके पास मेरे असेसमेंट मैंने की थी इनकी। ठीक है। इनसे मैंने एग्रीकल्चर इनकम की टैक्स लिया होता, वो एविडेंस प्रोड्यूस किया, छोड़ दिया। ठीक है। जो नहीं कर सके उसी हवाले से नहीं कर सकते। ठीक है। हम आगे चलते हैं। तो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से आपकी जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है इससे आपकी मैंडेट है, FBR को पावर देता है या फेडरल गवर्नमेंट को पावर देता है, तो हम इनको चारों टैक्सेस या पांचों टैक्सेस हम इसमें लगाते हैं। तो जनरली बता दूं कि हमारे पास FBR के पास 4 टैक्सेस कलेक्ट करने की अथॉरिटी है। एक इनकम टैक्स, एक सेल टैक्स, एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी और एक कस्टम ड्यूटी। ठीक है। बकाया जो भी टैक्सेस हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपकी कलेक्ट करती है, लोकल गवर्नमेंट आपसी हवाले से कलेक्ट करती है। जी नहीं, SRB पे कोई टैक्स नहीं, प्रॉपर्टी। नहीं, वो तो FBR का टैक्स होता है। FBR का टैक्स में वो अपने ट्रांसफर के फीस लेते हैं, टाउन टैक्स लेते हैं, वो अलग टैक्स हैं। तो प्रॉपर्टी पे मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगते हैं। जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाते हो तो कुछ FBR के टैक्सेस लगते हैं, कुछ आपके प्रोविंशियल के टैक्सेस लगते हैं। ठीक है। हाँ, वो जो ज्यादा क्लियर होगा। एंड कस्टम ड्यूटी FBR के पास है, ये चारों टैक्सेस FBR के पास है। ठीक है। तो ये सेल टैक्स जो मैंने आपको बताई थी 18th अमेंडमेंट के बाद हमारे पास ये सेल टैक्स का लॉ था, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज था। ठीक है। फिर हमने पहले जो सिंध ने बनाया था सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2011 में, और इसके रूल्स बने थे। फिर फॉलोड बाय पंजाब ने बनाया था, 15 में बने थे। और PST ऑर्डिनेंस जो है वो इसके बाद बने थे। ये KP के बलूचिस्तान, ये चारों प्रोविंसेस का जो टैक्स सेल टैक्स ऑन सर्विसेज है। फर्क क्या है गुड्स में और सर्विसेज में? गुड्स को आप देख सकते हैं, टेंजिबल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो उनकी फिजिकल वैल्यू होती है। ठीक है। और सर्विसेज की अदर वे राउंड होती है, ना उनकी फिजिकल वैल्यू होती है ना उसकी गुड्स होती है। बेटा ये आपके पास स्लाइड्स मिल जाएंगी, और हाँ 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 स्लाइड्स मिल जाएंगी, और आपको इनको दे दी मैंने, शेयर कर दिए। हाँ, तो ये सब है आपके पास, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये मेरा इसमें कोई नहीं है। तो ठीक है। तो ये जी केपी फाटा मर्जर के बाद जी और फाटा और जीपी जी KP फाटा मर्जर के बाद वो KP है, KP के साथ है। लेकिन हम उनको जो पाकिस्तान के टैक्स लॉज हैं या पाकिस्तान के अदर लॉज हैं
उनको एग्जेम्पशन दी होती है, ठीक है, 5 साल के तहत एग्जेम्पशन दी होती है। जो 18th अमेंडमेंट के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल 25th अमेंडमेंट थी, 25th अमेंडमेंट थी, वो 2018 में आई थी। उसको हमने 2018 के बाद 5 साल की एग्जेम्पशन दी थी कि हमारा लॉ, टैक्स का लॉ या जनरल लॉ आपके ऊपर नहीं लगेगा, एक एग्जेम्पशन दी है। तो हमने अपने पूरे लॉ में, इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में, फेडरल एक्साइज ड्यूटी में और कस्टम ड्यूटी में 5 साल एग्जेम्पशन दी थी। 5 साल की एग्जेम्पशन दी थी, वो 2023 में खत्म हो गई। फिर हमने 1 साल के लिए एक्सटेंशन दी, 24 में खत्म हो गई। फिर 24 में भी 1 साल की एक्सटेंशन दी, अब वो 2025 तक का, उनको 30 जून 2025 तक है। वो 2025 जब खत्म होगा, जब हमने एक्सटेंशन नहीं देंगे, तो वो दे आर एज गुड एज पार्ट ऑफ द केपीके और पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, उसके बाद चले गए। लेकिन इस वक्त जो एग्जेम्पशन की वजह से, ठीक है, वो भी पार्लियामेंट ने एग्जेम्पशन दी है, उनपे ना हमारा सेल टैक्स लॉ लगता है, ना इनकम टैक्स लॉ लगता है। फाटा, अर्स्ट वाइल फाटा, इसको हम अर्स्ट वाइल फाटा बोलते हैं, पहले के फाटा के इलाके, ठीक है। वो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म के हैं। कुरम एजेंसी है आपकी, नॉर्थ वजीरिस्तान है, साउथ वजीरिस्तान है, तो उसमें, और कुछ बलूचिस्तान के इलाके हैं जिनको पाटा भी बोलते हैं और फाटा भी बोलते हैं। फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज और पाटा प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, उनको ये कहते हैं, ठीक है। हाँ, जीबी में हमारी इनकम टैक्स है, लेकिन इनकम टैक्स उन्होंने हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन अपने नाम से किया होता है, तो उसी हवाले से कहते हैं। लेकिन जीबी में सेल टैक्स भी नहीं है, और जीबी में आपकी सेल टैक्स ऑन सर्विसेज भी नहीं। इससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस आएंगे तो हाँ, फिर मैं आगे। जी 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 जी, जब आप क्वेश्चन जब भी पूछे इसी हवाले से, ठीक है। जी, सर्विसेज टैक्स भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे एक सवाल याद आ गया कि व्हाट अबाउट द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, उसमें क्या है फिर? सर्विसेज टैक्स है इस्लामाबाद में सर्विसेज टैक्स है। तो इस्लामाबाद इज इक्वल एज गुड एज द प्रोविंशियल अथॉरिटी, ठीक है। तो इस्लामाबाद में जो गुड्स होंगे उस पर एफबीआर कलेक्ट करेगा, जो सर्विसेज होंगी उस पर भी एफबीआर कलेक्ट करेगा, क्योंकि वो प्रोविंसेस का राइट नहीं है, क्योंकि पार्ट ऑफ द प्रोविंस नहीं है, फेडरल फेडरल एरिया है, फेडरल कैपिटल टेरिटरी है, जिसको आईसीटी बोलते हैं, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है। उस पर सर्विसेज भी और गुड्स भी इस्लामाबाद के ऑर्डिनेंस में, वो जो इस्लामाबाद आईसीटी टैक्स ऑन सर्विसेज ऑर्डिनेंस है, इसमें आपके गुड्स होते हैं। बाकी इनकम टैक्स तो जैसे होता है उसी हवाले से होता है। इसमें देखेंगे आप, इनकम टैक्स जहां जहां होगा, इनकम टैक्स में एक ही एजेंसी है, एफबीआर, ठीक है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो कलेक्ट करती है। वर्ड जहां पे इनकम आ गया, किसी का राइट नहीं होता, एफबीआर का राइट होता है, ठीक है। और एक आप उससे मुझे याद आ गया कि इस हवाले से कहते हैं, व्हाट अबाउट एजेके, एजेके आजाद जम्मू एंड कश्मीर, उस पर क्या हमारी टैक्सेशन है? वो तो अलग है, वो तो अलग है। तो इसमें हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उनका अपना है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है, और सेल टैक्स भी उनका अपना है, एजेके। स्टेट फॉलो नहीं करते, लेकिन आपने देखा होगा कि जब 1947 में हमारी पार्टीशन हुई थी, तो उसमें 562 हमारी प्रिंसली स्टेट थी, 562 प्रिंसली स्टेट थी, उनको हमने एक राइट दिया था उसी हवाले से, आइदर टू ज्वाइन पाकिस्तान और आइदर टू ज्वाइन इंडिया, ठीक है, रिमेन विथ इंडिया, आइदर टू ज्वाइन पाकिस्तान। तो 3 हमारे डिस्प्यूटेड एरिया चलते हैं आगे। आपके तहत एज अ स्टेट जो राइट्स होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं। नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते जब तक वो डिस्प्यूट हमारा चल जा नहीं जाए। डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, क्योंकि आधा, नहीं इंडिपेंडेंस भी डिक्लेयर नहीं, क्योंकि आधा हमारे पास है और आधा इंडिया के पास है, जब तक ये डिस्प्यूट चलता रहेगा, ठीक है, तो तब तक हम उसी हवाले से नहीं कर सकते।
अब ये जो हमारी प्रोविंशियल की ये कहना है तो उठा दो। ये हो रहा है। चलो छोड़ दें, छोड़ दें, बस चला रहा है, टाइम से। पीछे चल स्लाइड। अब जब हमने फेडरेशन के टैक्सेस सारे कवर कर दिए उसी हवाले से, तो ये आपके प्रोविंशियल के टैक्सेस हैं। अब सिंध प्रोविंस को मैंने फोकस किया हुआ है अपनी हिसाब से, पंजाब प्रोविंस के अलग होंगे लेकिन ऑलमोस्ट ये यही होंगे। ठीक है, इसमें आपकी 3 एजेंसियां हैं सिंध प्रोविंस में। एक आती है सिंध रेवेन्यू बोर्ड, ठीक है, इस पे सेल टैक्स एंड सर्विसेज है, इसके पास राइट है। और WWF WPPF, ये मेरी पूरी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स में जो एब्रीवेशन आपको ज्यादा नजर आएगी, ठीक है, मैंने जानबूझ के लिखी हुई है ताकि आप मुझसे सवाल पूछें कि WWF क्या है, WPPF क्या है। ठीक है, क्या है ये चीज? ठीक है, ये है आपका वर्कर्स वेलफेयर फंड। ठीक है, वर्कर्स वेलफेयर फंड। ठीक है, ये आपका है वर्कर्स पार्टिसिपेशन प्रॉफिट फंड। ठीक है, ये आपके 3 लॉज हैं 18th अमेंडमेंट के बाद, आपके जो प्रोविंसेस इन पे आपका लेजिस्लेशन कर सकता है। ये आपका वर्कर्स PPF, वर्कर्स पार्टिसिपेशन प्रॉफिट फंड। ठीक है, ये 18 अमेंडमेंट के बाद आपके सारी आ गई। तो सेल टैक्स एंड सर्विसेज है, WWF पहले फेडरेशन के पास होता था और WPPF भी पहले फेडरेशन के पास होता था, लेकिन हमने लेबर डिपार्टमेंट या लेबर की मिनिस्ट्री जो है ना वो डेलीगेशन कर दी है 18 अमेंडमेंट में के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। अब लेबर की फेडरेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, वो मिनिस्ट्री खत्म हो गई। ठीक है, तो लेबर के सारे कानून में आ जाए वो इसी हवाले से आ गए। ठीक है, ये आपका एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट होता है, प्रोविंशियल एक्साइज डिपार्टमेंट होता है। ये आपका प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करता है, प्रोफेशनल टैक्स कलेक्ट करता है, मोटर व्हीकल टैक्स कलेक्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से कॉटन फीस, इंटरमेंट ड्यूटी है। ठीक है, और तीसरी इनकी एजेंसी है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो मैंने आपको बताया था वो कलेक्ट करता है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स जो रजिस्ट्रार करता है वो इसके तहत होते हैं, आपके अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर होते हैं। जो सब रजिस्ट्रार होता है वो आपकी जो प्रोविंशियल टैक्सेस होते हैं, टाउन टैक्स होते हैं, ट्रांसफर फी होती है और कमेटी फी होती है, वो आपके मुख्तलिफ बने। जो 236C और K है वो फेडरेशन का टैक्स है, लेकिन कलेक्ट वही करता है, आपका रजिस्ट्रार करता है। ये रजिस्ट्रार करके और फेडरेशन को चालान की सूरत में जमा करवा देता है। ये फेडरेशन का टैक्स है। तो 236C, सी 236C एक सेक्शन है। सी में आपको आराम से बता दूं, C फॉर सेलर, S फॉर सेलर है लेकिन C फॉर सेलर। जब आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो 236C का आपको टैक्स कटेगा, और 236K जब आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो आपका के उस पे टैक्स कटेगा। ठीक है, और मैं सिंपल आपको आसान बता दूं कि प्रॉपर्टी एक ही होती है और मैं और आप सेलर और बायर होते हैं। ठीक है, बीच में ये बुक समझो प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैं सेल कर रहा हूं, ये मुझसे परचेज कर रहा है। उसी प्रॉपर्टी पे जब मैं सेल करूंगा तो मुझे 236C लग जाएगा, उसी प्रॉपर्टी पे जब ये परचेज करेगा तो इस पे 236K लग जाएगा। ठीक है, एक ही प्रॉपर्टी है लेकिन दोनों को मुख्तलिफ है, मैं डिफरेंट पर्सन हूँ। हाँ, इनको भी लगेगा कि मुझे सेलर के तौर पर लगेगा, इनको बायर के तौर पर लगेगा। नहीं नहीं, पहले था, शुरू से ही था। आप समझ गए उसी हवाले से कि प्रॉपर्टी एक ही है लेकिन हैंड चेंज है, पर्सन चेंज है, एक सेलर है एक बायर है। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें। तो ये इस पे आपकी प्रोविंशियल एक्साइज डिपार्टमेंट है, ये 3 आपकी एजेंसियां हैं जो प्रोविंशियल टैक्स मुख्तलिफ किस्म के कलेक्ट करती हैं। जी।
जी, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होता है कि सपोज कर लें कि आप जो शुगर केन की सीजन होती है तो उसमें 2 या 3 महीने के लिए शुगर केन आपने देखा होगा कि नवाबशाह में या काजी अहमद में वो ट्रकों पे ट्रकों चल रही होती हैं, उस पे जो गन्ना होता है या शुगर केन होता है, तो वो रोड यूज का टैक्स देते हैं। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर से बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, ठीक है, उस पे टैक्स देते हैं इसी हवाले में। जी, रोड्स हो गया ना इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, एक मैंने मिसाल दे दी, इंफ्रास्ट्रक्चर वो और सारा था। जी जी, नहीं, टोल टैक्स होता तो प्रेवेंशियल का है, लेकिन टोल टैक्स का एक मकसद होता है कलेक्ट करने का, वो होता है रोड यूजर फी। ठीक है, आपने देखा होगा कि आप इससे पहले, आज से 10-12 साल पहले जब हैदराबाद जाते थे तो वही मोटरवे था। ठीक है, प्रोविंशियल इस पे कितना टैक्स लेती थी, टोल टैक्स 30 रुपीज। ठीक है, अब जब मोटरवे बनाए M9 तो इस पे कितना टैक्स लेती है, 370 रुपीज। ठीक है, उसी हवाले से तो ये टोल टैक्स हो गया आपका, जो रोड यूजर टैक्स। ये कलेक्शन जो एजेंसी है अपने हिसाब से जो प्रोविंशियल होती है, ये होती है। तो इसका मैं थोड़ा और आपको डिटेल में बता दूं कि एक होता है हमारा BOT, बिल्ट बिल्ट ओन एंड ट्रांसफर। ठीक है, आपका एक रोड बनना है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, ठीक है, वो क्या कहती है कि FWO को या कोई एजेंसी होती है, कहने के आप 30 साल के ये रोड बनाए, उस पे आपका खर्चा होगा, उस वो खर्चे को आपने जो टोल टैक्स है उसको कलेक्ट करके उसी हवाले से आपका अपना खर्चा पूरा कर ले। ठीक है, अब ज़ाहिर मोटरवे यहाँ से M9 बना था, पहले ये BOT बेसिस पे नहीं था, ये FWO ने BOT बेसिस पे बनाया है। FWO फेडरल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है और फौजी भाइयों की है। ठीक है, तो FWO उस पे आपका सारा टैक्स कलेक्ट करती है, टोल टैक्स उसी हवाले से। तो दैट्स वाई कि आज से 10-12 साल पहले हम मोटरवे पे जब कराची हैदराबाद से जाते थे तो 20 रुपए या 30 रुपए पेमेंट करते थे, लेकिन अब 370 रुपए पेमेंट हो गई है। ठीक है, अब तो हशर ये था कि 2019 तक या 20 तक बैरिया टाउन भी जाते थे तो आपको टैक्स देना पड़ता था 30 रुपए 50 रुपए, लेकिन बैरिया टाउन वाला जो है ना वो रेजिडेंट्स ने उस पे सिंध हाई कोर्ट में ये कहा है कि बैरिया टाउन विद इन द सिविल लिमिट्स ऑफ कराची है। सिविल लिमिट्स में जो हाईवे तो हम यूज नहीं करते, वो 9 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है जो टोल प्लाजा से बैरिया टाउन आगे है। ठीक है, तो उसके लिए आप हमें हमसे क्यों 50 रुपए लेते हैं, तो सिंध हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया उनके अगेंस्ट में। अब जब बैरिया टाउन आप जाते हो तो उसमें आपकी गाड़ी एग्जेम्प्ट है, वो टैक्स नहीं लेते, उसी वजह से आज से 3 साल पहले वो भी कलेक्ट करते थे, उसी 50 रुपए देते थे। जी जी, EOBI होती है कि आपकी EOBI से मतलब है कि एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो आपके फैक्ट्री में, प्रीमिसेस में, आपके बिजनेस के हवाले से जो वर्कर काम करते हैं, ठीक है, उनकी आप कुछ वर्कर के बेसिस पे आपकी टैक्स कट के उसमें EOBI को जमा करवाते हैं। ठीक है, 5 या 2% होगी, जो भी होगा, पर मुझे रेट याद नहीं है। ठीक है, ये, हाँ, इसका नेचर ये है कि थोड़ी ये बहरहाल थोड़ा हमारा डिस्कशन टॉपिक से हट जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि EOBI जो वर्कर्स होते हैं फैक्ट्री में, इसी हवाले से जो फी वर्कर के हिसाब से या 500 या 2000 है, तो आप कलेक्ट करके EOBI के पास चालान के तौर पर जमा करवाते हैं। ठीक है, खुदा न खास्ता अगर फ्यूचर में वर्कर के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, उनका एक्सीडेंट हो जाए या उनकी सोशल वेलफेयर हो जाए या उनकी बेटी की कोई शादी हो इसी हवाले से, तो वो उनको इस पे सोशल वेलफेयर के हिसाब से वो पैसे उनको देते हैं, लेकिन वर्कर पूरे हिसाब से है। ठीक है, वंस अगेन ये डिबेटेबल इशू है कि EOBI वर्कर्स पे है, जब लेबर डिपार्टमेंट हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कर दिया, ठीक है, तो EOBI फेडरेशन के पास क्यों है? ठीक है,
तो ये है कि 18 अमेंडमेंट के बाद हमने ये किया था कि जो डेलीगेशन थी, हमने एक कमेटी बनाई हुई थी, जो प्रोविंशियल है, जो सब्जेक्ट हैं जो प्रोविंस के पास ट्रांसफर होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ट्रांसफर होगा, एम्प्लॉइज भी ट्रांसफर होंगे और सारे को नहीं होंगे। लेकिन ये 3 WWF और EOBI और ज़कात, इस पे फेडरेशन कब्जा करके बैठी हुई है। ठीक है, वो डेलीगेशन नहीं हुआ। ठीक है, वो पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाएगी उसी हवाले से। तो EOBI को तो नेचुरली प्रोविंस के पास होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, और लेकिन वो ट्रांसफर नहीं करते क्योंकि EOBI बहुत एक हैवी डिपार्टमेंट है, उसके पास पैसा बहुत है, बहुत रिच डिपार्टमेंट है, उसके पास पैसा बहुत है। तो पैसा बहुत होता है तो फेडरेशन उस पर कब्जा करके बैठी हुई है। सिमिलरली वर्कर वेलफेयर फंड पे बोर्ड जो है ना, वो फेडरेशन आपके कब्जा करके बैठी हुई है, लेकिन सिंध प्रोविंस ने उसको हेड ऑन लिया हुआ है। वो कहते हैं कि हम अपना करेंगे। अब उस हवाले से ये है कि ये इसमें वर्कर वेलफेयर फंड को मैं आपको बता दूं कि वर्कर वेलफेयर फंड होता है कि जब आपकी इनकम होती है, ठीक है, 5 लाख से ज्यादा, तो उस पे 2% आपका टैक्स कटता है, वर्कर वेलफेयर फंड है। ठीक है, ये कलेक्ट करती है आपकी 2% के हिसाब से। ये 18 अमेंडमेंट से पहले फेडरेशन के पास होता था, लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद हमने ये कहा कि प्रोविंसेस अपने, जिस तरह SRB का लॉ बनाया हुआ ना, इस तरह वर्कर वेलफेयर का लॉ बनाए, सब सारे प्रोविंसेस बनाएंगे, तब तक फेडरेशन के पास रहेगा, ये सारे प्रोविंसेस बनाएंगे। अब सिंध ने बना दिया इंडस्ट्री। हाँ, अब वो है 2% आपका लगेगा। ठीक है, तो ये फेडरेशन के पास था, तो हमने डेलीगेशन के तहत इनको भी ट्रांसफर करना था, लेकिन इसमें भी बहुत सारा पैसा है वो हवाले से, तो फेडरेशन इस पे भी करके उठी है। लेकिन वो रीजन ये देती है, उसमें कोर्ट भी चले थे, केसेस भी हुए थे, बहुत सारे इंदाई कोर्ट में भी केसेस दिए, लेकिन फेडरेशन ये देती है कि व्हाट अबाउट दोज प्रीमिसेस या बिजनेस प्रीमिसेस जिनकी ऑल ओवर पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट है। अब सपोज कर लेंगे बाटा पाकिस्तान है, ठीक है, उसकी लाहौर में भी है, उसकी कराची में भी होगी, ठीक है, या बैंक्स हो गए, या PPL हो गया, मुख्तलिफ किस्म के आप बना दें, PIA हो गया, वो कौन कलेक्ट करेगा? ठीक है, तो ये फेडरेशन के और प्रोविंस के दरमियान जो है ना, वो एक एग्रीमेंट हुआ था, वो लेकिन हुआ नहीं, हो नहीं सका था। लेकिन हुआ ये था कि या तो इसको प्रीमिसेस बेसिस पे कर लें या वर्कर बेसिस पे कर लें, ठीक है, या आपकी स्टेब्लिशमेंट जिस प्रोविंस में है उसकी को दे दे। तो ये तय हुआ था कि जो एक्सक्लूसिवली एक प्रोविंस में है, किसी और प्रोविंस में नहीं है, ठीक है, एक्सक्लूसिव एक प्रोविंस में है, तो उसका सिंध प्रोविंस में है तो सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड उसका कलेक्ट करेगा। जो पंजाब में है एक्सक्लूसिवली पंजाब में करेंगे। जो ट्रांस प्रोविंशियल है, जो एक प्रोविंस से ज्यादा में जिसकी ऑपरेशन चलती है, अब सपोज कर लें TCS है, TCS तो पाकिस्तान में भी है, AJK में भी है, इस्लामाबाद में भी है, तो उसकी लिए राइट ये चला था, अभी वो डिसाइड नहीं कर सके उसी हवाले से। जी, क्लियर हो गया जी चीज? हाँ, नहीं, बहुत सारी गंदम की है। जी जी जी, उस पे भी, उस पे भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हाँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। वह जगह शुगर केन का मैंने मतलब गाड़ी जैसे रोज तरह आती है गाड़ियां, बस कुछ चीजें, राइस की गाड़ियां वो कराची आ रही है एक्सपोर्ट के लिए। कुछ चीजें आप कुछ, हाँ, प्रोविंशियल एक्साइज वाले, कुछ चीजें हम कुछ चीजें हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस ना करें तो अच्छा है। नहीं, वो प्रोविंशियल एक्साइज है, ठीक है। ये Input tax, sales tax, federal excise tax, and the community.
नहीं, ये आपकी सारी आप प्रोविंसेस पढ़े हैं, अभी प्रोविंशियल पढ़े हैं, अब फेडरेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं। फेडरेशन जो है ना, एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी सिर्फ बीआर कलेक्ट करता है, लेकिन इस वक्त ये जो आपके सामने स्लाइड है ना, ये प्रोविंशियल टैक्सेस है। इसमें कोई इनकम टैक्स नहीं है, इसमें कोई फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं है, इसमें कोई सेल टैक्स नहीं है, इसमें कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है। ये प्रोविंशियल टैक्स है, ताकि क्लियरिटी के लिए आपको पढ़ाने के लिए जो है ना वो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, इस पे एंटरटेनमेंट आप सिनेमा में जाते हैं ना, या गांव में जो फेयर लगता है, ठीक है, उस पे भी आपकी एक्साइज पर्ची लेती है। फी आदमी से अंदर जाता है तो 2 रुपए लेते हैं, या कभी 5 रुपए लेते हैं, या 30 रुपए लेते हैं। ठीक है, या मेला मवेशियां लगता है, उस पे आपकी कलेक्ट करती है। हाँ, सिंध बात पे ये एंटरटेनमेंट इसी हवाले से, जो एंटरटेनमेंट के साथ रिलेटेड है, उसी हवाले से। ये आप इसकी इतनी ज्यादा डिटेल में ना जाएं ठीक है, थोड़ा आपको नॉलेज के लिए था कि मेरा मकसद ये था कि आपको टैक्सेस बताया जाए कि कौन सी टैक्सेस होती हैं, प्रोविंशियल की कौन सी होती हैं, सूबों की कौन सी होती हैं, फेडरेशन की कौन सी होती हैं, लोकल की कौन सी होती हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक होता ये है कि स्टेज ऑफ टैक्स है, कोई फेडरल गवर्नमेंट की होती है, कोई प्रोविंशियल की होती है, लेकिन ये ओवरलैप भी करती है। ठीक है, किसी हवाले से ओवरलैप भी करती है। तो अपने हिसाब से हम, जैसे वर्कर वेलफेयर फंड का मैंने बताया कि ओवरलैप करती है, उसी हवाले से कुछ को फेडरेशन करती है, कुछ को प्रोविंस करती है। वो हम उसी हिसाब से जो इनकी आपस में एग्रीमेंट हो गया या आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई, उसी हवाले से होगी। अब एक आपने ऑनलाइन मुझसे विशाल साहब ने सवाल पूछा था, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वो समझ जाएंगे तो आपको टैक्स इजी समझ जाएगा। वो ये है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स ये क्या होती है। जी विशाल साहब, आपको आवाज आ रही है? सर जो, जी 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 सर, यू आर ऑडिबल। सर डायरेक्ट टैक्स जो होती है वो इनकम में से डिडक्ट होती है, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होती हैं वो सेल, जो हम चीजें खरीदते हैं, बाय करते हैं या सेल करते हैं, उसमें से। ठीक है, आप में से कोई आइडिया? जैसे अगर किसी सैलरी में कट के आती है और इंडायरेक्ट जैसे अपने मोबाइल में बैलेंस करवा दिया या बिल में ये डायरेक्ट जी डायरेक्ट टैक्स सर जो सैलरी जो हो गया तो मतलब हम खुद देते हैं। डायरेक्ट टैक्स जैसे गुड्स हो गई या प्रॉपर्टी पे टैक्स हो गया। जो डायरेक्ट टैक्स होता है आपका, डायरेक्ट आपके पॉकेट पे हिट होता है। आपकी इनकम हो गई, आपने उसको पे किया, ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि वो आप कलेक्ट तो आप करते हैं, लेकिन किसी का टैक्स किसी का और का होता है, वो आपका स्टेज पे चल के जो अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर आएगा वो पे करेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो इसी हवाले से ये उसकी डेफिनेशन है, द इम्पैक्ट इंसिडेंट ऑन द सेम पर्सन। आपकी इनकम है, ठीक है, आपके ऊपर टैक्स लगा। ठीक है, अब सपोज कर लें कि फॉर एग्जांपल, आसान सा एग्जांपल देते हैं कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, 10% उस पर टैक्स लगा। ठीक है, तो आपकी सैलरी कितनी हो गई? 90,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए आपका टैक्स होगा। ठीक है, अगर उसमें टैक्स 20% बढ़ा दें तो आपकी इनकम कितनी हो गई? 80,000 रुपए। ठीक है, तो आपका 20,000 रुपए डायरेक्ट है। ये आपकी इनकम पे डायरेक्ट हिट करेगा, डायरेक्ट आपको रिड्यूस करेगा, या ये कह सकते हैं उसी हवाले से। ठीक है, जो आपकी, और इट कैन नॉट पास ऑन द एंड यूजर। आपकी इनकम में किसी आपके भाई को टैक्स नहीं देना, आपको ही देना है टैक्स, जो आप कमाते हो उसी हवाले से। ठीक है, और इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉस्ट, द पर्सन हु पेज आल्सो बियर्स। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, इसी तरह इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपको यहाँ पे है ना, इम्पैक्ट इंसिडेंट नॉट ऑन द सेम पर्सन। ठीक है, आप चीजें खरीदते हो, ठीक है,
जो मैन्युफैक्चरर वाला टैक्स बनाता है या गुड्स बनाता है उस पर सेल टैक्स चार्ज करता है, ठीक है। फिर अल्टीमेटली वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर को जो है ना वो डीलर को देता है, डीलर रिटेलर को देता है, रिटेलर से आप चीजें खरीदते हैं। तो हर स्टेज पे टैक्स करता है, सेल टैक्स हर स्टेज पे टैक्स करता है, ठीक है। तो वो टैक्स पास ऑन होके अल्टीमेटली जब आप एंड कंज्यूमर आते हो, ठीक है, वो मैं ये मार्कर खरीदा, ठीक है, तो मैं एंड कंज्यूमर हूँ, मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, तो ये मेरा कंज्यूम टैक्स है जो मैन्युफैक्चरर से पास ऑन होके होके अल्टीमेटली ये एंड कंज्यूमर पे आ जाता है, तो इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और it cannot pass on the it can pass to the end user consumer, in that case it is the part of the cost। वो थोड़ा ये चल नहीं रहा। तो ये टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस आपकी होती है इनकम टैक्स, ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस होती है आपकी सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। ये कस्टम ड्यूटी आपकी सेल टैक्स है जब पे माल पे लगती है, गुड्स पे लगती है, लेकिन अल्टीमेटली वो जाती है जब गुड एंड यूजर को जाते हैं, उसी हवाले से जो आपकी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्सेस है, इनकम टैक्स है, ठीक है। ये तो मैंने आपको नॉन चीजें बता दी, ठीक है। इसके अलावा भी आपको जहन में आ रही है कोई चीज, कोई बताएं, कोई टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अलावा? ये तो मैंने मशहूर आपको चीजें बता दी। आपका नाम क्या है? नवीद। नवीद, कुछ आइडिया आइडिया जहन में? वो तो इनकम टैक्स है ना, हाँ, इनकम टैक्स है, विदहोल्डिंग टैक्स है, वो इनकम टैक्स ही होता है, ठीक। नहीं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की चार्जेबिलिटी जो होती है कि आपकी सेल टैक्स ऑन जो गुड्स मैंने बताई, वो सेल टैक्स ऑन गुड्स होती है कि जो भी गुड्स होते हैं, मूवेबल गुड्स होते हैं, सब पे टैक्स है जब आप उनको सेल करेंगे, ठीक है। ये मार्कर हो गया, ये पेन हो गया, ये पंखा हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये पानी की मशीन हो गई, ये एसी लगा हुआ है, सब पे टैक्स है जब आप इसको मूव करेंगे या शिफ्ट करेंगे या सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सब पे गुड है। लेकिन फेडरल एक्साइज पे है कि आपकी फेडरल एक्साइज के तहत वो कुछ चीजों पे टैक्स है, जो आप मैन्युफैक्चर करें, जो आप इंपोर्ट करें और जो आप प्रोड्यूस करें, ठीक है। मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर और प्रोड्यूसर, तीनों में फर्क क्या है? जी। मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है तो ज़ाहिर रॉ मटेरियल करेगा, उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाएगा उसी हवाले से। अब जैसे मैं मार्कर बनाई तो मैंने इसकी प्लास्टिक ली है, इसकी निब ली है, इसकी जो अंदर फिल्म बना हुआ है, ठीक है, जो भी इसके इनपुट में चीज़ें की हैं उसका मैंने रॉ मटेरियल किया, इसको प्रोसेस करके इसको फिनिश गुड्स है उसको मैंने बना दिया, तो आई एम ए मैन्युफैक्चरर, ठीक है। जो पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, मैं बाहर से लेके आऊँगा, मजबूरी है, ठीक है, मैं बना नहीं सकता, तो वो इंपोर्ट होगी, ठीक है। प्रोड्यूसर क्या होगा? थोड़ा ब्रेन स्टार्मिंग करें। प्रोड्यूसर होता है आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, गंदम होती है, चावल होती है, फॉरेस्ट होती है, हाँ। नहीं नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, इस पे क्वेरीज होती है, माइनिंग होती है, ठीक है, फिशिंग होती है, जो प्रोड्यूस कर सके आप, ठीक है। मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर और इंपोर्टर, ठीक है। जो आप मैन मेड या नेचुरल चीजें होती हैं उसको प्रोड्यूस कर सकें आगे चलकर फिनिश प्रोडक्ट में, इसी हवाले से तो वो आपकी प्रोड्यूस हो जाती हैं, जो अटैच होती हैं लैंड के साथ, ठीक है। तो ये आपकी फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, वो होती है प्रोड्यूसर पे, इंपोर्टर पे और मैन्युफैक्चरर पे, ठीक है। लेकिन सर्टेन गुड्स पे, अब सर्टेन गुड्स कौन से हैं, मैं 4-5 आपको एग्जांपल बना देता हूँ। जो फेडरल एक्साइज एक्ट है हमारा 2005, उसमें 2 टेबल्स हैं, ठीक है। एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स है और फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन सर्विसेज है, ठीक है, 2 टेबल्स हैं। उस टेबल्स में हमारे मशहूर जमाना जो चीजें हैं उसी हवाले से, जब आप
ये बॉटल्स पीते हो ना, स्वीटन या बेवरेज बोलते हैं, ठीक है, उसको उर्दू में हम बोलते हैं कि बुलबुले वाला पानी। बुलबुले वाला पानी। तो इसमें मशहूर जोक ये कि मेहमान किसी के घर में गए थे, तो बच्चा बड़ा नाटी था, तो उसके सामने जो है ना वो सादा पानी का गिलास रखा हुआ, वो गिलास ऊपर करके दिखा था, इसमें आंटी बुलबुले नहीं है। तो स्वीट एंड बेवरेजेस आपकी आ जाती हैं, ठीक है, सीमेंट आपका आ जाता है, ठीक है, आपकी मोटर व्हीकल्स हैं जो 1400 सीसी से अबो गाड़ियां हैं, उस पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है, चाहे वो 1400 से अबो अबो उसके फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगी, ठीक है। और आपकी इसी तरह मुख्तलिफ उसमें जो टेबल में आपको नाम शामिल है, तो आप फेडरल एक्साइज ड्यूटी आपको अब्दुल कादिर शेख जो दूसरे हमारे कमिश्नर हैं वो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन ये बता दें कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है, ये कस्टम ड्यूटी तो अब आगे चलकर हम पढ़ेंगे हम क्यों लगाते हैं, पर्पस क्या है इसका, तो ये आपसे। तो आप थोड़ी और चीजें बताएं, मैंने सवाल मैंने पूछा था कि हाँ 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 वो तो डायरेक्ट टैक्स है, चले मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्वे जी जी, हेलो, आपका आवाज आ रही है? ये आपकी डायरेक्ट टैक्सेस है, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स। प्रोफेशनल जो आपके ऊपर होती है, डॉक्टर इंजीनियर्स के पास होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगाती है, लैर्ड्स के नहीं है, मेरे ख्याल में है, नहीं होता, चलो नहीं होता, लेकिन इंजीनियर्स के पास होती है जो आपकी प्रोफेशनल टैक्स है। इसी वजह से मोटर व्हीकल टैक्स क्या है, गाड़ियों को रजिस्टर करवाते हैं, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना वो उस पे होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी, होल्डिंग ऑफ मोटर व्हीकल के हिसाब से जो आप यूज करते हैं, रोड यूज करते हैं, तो उसी हवाले से आपकी प्रोविंशियल जी ईयरली टैक्स होता है, ठीक है। जो आप गाड़ी, वही मैंने आपको कहा कि या तो मैन्युफैक्चर होगी या इंपोर्ट होगी, ठीक है, या आप बना सकते हो या बाहर से लेके आ सकते हो, ठीक है। जब आप लेके आ सकते हो, ठीक है, तो गाड़ी आपकी एक्साइज में रजिस्टर्ड होगी, बगैर नंबर प्लेट के आप गाड़ी नहीं चला सकते, गैर कानूनी है, ठीक है, एज पर लॉ गैर कानूनी है। तो जब आप रजिस्टर करवाएंगे तो प्रोविंशियल एक्साइज आपका जो डिपार्टमेंट है मोटर व्हीकल टैक्स आपसे कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। साथ में हमारी इनकम टैक्स भी कलेक्ट करता है ये, ठीक है, जो हमारी विदहोल्डिंग के हिसाब से हम पढ़ेंगे, तो मोटर व्हीकल टैक्स पे आपकी जो प्रोविंशियल टैक्स भी है, तो फेडरल टैक्स भी है आपका है, ठीक है जी। नहीं, वेल्थ ये प्रोविंशियल नहीं है, ये टैक्सेस है ना, ये जनरल है, मैंने डायरेक्ट के हिसाब से मैंने इसमें से कुछ प्रोविंस हैं कुछ फेडरेशन के हैं, जैसे ये इनकम टैक्स है आपका फेडरेशन का है, वेल्थ टैक्स आपका फेडरेशन का है, ये बाकी तीनों आपके प्रोविंसेस के हैं। ये प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स आप जब ओनर ऑफ प्रॉपर्टी होते हो तो आपको एनुअल जो चालान देते हैं उसी हवाले से आपकी प्रॉपर्टी टैक्स हो जाती है। ये टाइप हमने रखी है डायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से। जब आप प्रॉपर्टी होंगे, प्रोफेशनल टैक्स होंगे, मोटर व्हीकल टैक्स होंगे, तो आपकी ये इनकम ना किसी से पास ऑन होगी, ना किसी के आप कास्ट पार्ट ऑफ द कास्ट बनेगा, ये आपके पास है तो आपको ही पे करना है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स है, हमने इसी हवाले से इसको रखा हुआ है। तो ये इनकम टैक्स है, हम डिटेल में इनकम टैक्स पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है और मोटर व्हीकल टैक्स है, ठीक है। दूसरा आपका जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कौन सी होती हैं? वो तो तीन तो मशहूर मैंने बताई ना, बाकी तो अब बताए ना जी। गुड्स पे होती है, सर्विसेज पे होती है, और वो तो हो गई ना बस, सेल टैक्स हो गई ना, सेल टैक्स हो गई, इनडायरेक्ट टैक्स है वो तो हो गई। और मैं पूछ रहा हूँ ना, सेल टैक्स के अलावा बताए ना,
जो 3 मैंने चीजें आपको बताई, कौन सी इनडायरेक्ट थी? सर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग जो होती है और इम्पोर्ट पे होती है, जी ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो कलेक्ट करती है। जी जी जी, हाँ वही मैंने बताया था आपको। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपकी होती है सेल टैक्स ऑन गुड्स और सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी। ठीक है, यहां तक तो आपको आइडिया होगा। एडिशनल कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी हम लगाते क्यों है? क्यों आपके जहन में आएगी? हम्म, एक्सपोर्ट कम ना होता है, इसकी वजह से वो मेरे दिमाग में वही नहीं आ रहा, वो कंट्री का डिस्टर्ब हो जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। सेव करेंगे हर बार भी सेव करेंगे आगे मॉनिटर जो यूजर है वो कोशिश करेंगे जो प्रोडक्ट्स मॉनिटर बन जाए उनको यूज करें और वो ये आपने अच्छी बात कही कि टू प्रोटेक्ट द लोकल इंडस्ट्री, लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, अब जाहिर है उसको जो इम्पोर्टेड चीज होगी, ठीक है, वो हम उसको ड्यूटी और टैक्सेस लगा के महंगी कर देंगे ताकि हम न ले सके और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या होती है? रेगुलेटरी ड्यूटी, आरडी। सर लेकिन एडिशनल ये इसमें मेरा एक सवाल है हाँ ड्यूटी की वजह से महंगी हो जाती है मैन्युफैक्चरर्स वो चीज बहुत चीप प्रोड्यूस कर सकते हैं जी, लेकिन वो भी अपनी प्राइस बहुत बढ़ा देते हैं तो क्या वो भी कोई वो तो मार्केट फोर्सेस है, वो तो मार्केट फोर्सेस है, वो तो जाहिर है। जिस चीज की वजह से हो रहा है नहीं, क्राइटेरिया मीट नहीं होता थियोरिटिकली तो हमें ये चीज समझ आ गई ना कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोकल इंडस्ट्री को। आपने सुना होगा कि आज से 10-12 साल पहले आदम मोटर्स वालों ने एक गाड़ी निकाली थी जो कि फुली लोकली मैन्युफैक्चर्ड थी, वो नहीं चली किसी हवाले से। और दूसरी मैं चीज आपको बताऊं कि वी एज अ नेशन, जो इंडो पाकिस्तान श्रीलंका हैं, ठीक है, वो हम ज्यादा पसंद करते हैं इम्पोर्टेड चीजों को। कंसेप्चुअल है वो, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, उसी हवाले से करते हैं। तो वो जाहिर है सस्ती में मिलती है, ड्यूरेबल भी होती है, और नो डाउट होती है ड्यूरेबल, ठीक है। लेकिन सस्ती और ड्यूरेबल के हिसाब से हम उस पर ड्यूटी और टैक्सेस लगा के, ताकि जो है ना वो इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट, थ्योरेटिकली हम, वो प्रैक्टिकली हो रहा है या नहीं हो रहा वो एक अलग बात से वो कहते हैं। ठीक है, आरडी क्या होती है? रेगुलेटरी ड्यूटी। जी, आपका नाम क्या है? अहमद? अहमद रजा। अहमद रजा, मजा आ रहा है? हाँ, नहीं, ठीक है। नहीं, चलो मैं इसको इसके साथ मिला देता हूँ, कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी। ये कस्टम वाली लगाते हैं, ठीक है, जो हमारी लग्जरी अशिया होती है इन पे रेगुलेटरी ड्यूटी लगती है। वही पर्पज है कि प्रोटेक्ट, ठीक है, ताकि हम इंपोर्ट ना कर सकें उसे। हजे अब नेस्ले का आप दही खाएंगे तो लग्जरी आइटम तो होगा ना, उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगती है। ठीक है, और रेगुलेटरी ड्यूटी भी ठीक ठाक लगती है, 25%, 30% के हिसाब से। ये इस शेप में लगती है, पहले कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाते हैं ताकि हमारे बंदे सुधर जाएं, फिर रेगुलेटरी ड्यूटी लगाते हैं, फिर भी नहीं सुधरते, फिर भी खाते हैं। ठीक है, तो आपको ये होगा कि थोड़ी स्टेटिक्स में आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जो इंपोर्ट है, टोटल इंपोर्ट्स है, वो है कितनी? कितनी है, कोई आइडिया? $70 बिलियन, बिलियन डॉलर्स। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कितनी है?
वो $30 बिलियन है। इनके दरमियान जो गैप होता है $40 बिलियन है। $40 बिलियन है, उसको हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट, जो ट्रेड किया, इंपोर्ट किया, चीजें अंदर आई, जो एक्सपोर्ट किया, चीजें बाहर गई। ठीक है, जो आपने ट्रेड किया उसमें नुकसान किया, ट्रेड डेफिसिट इसको बोलते हैं। ये ट्रेड डेफिसिट हम कहाँ से मीट करते हैं? $40 बिलियन। नहीं, टैक्सेस तो हम लोकल लगाते हैं ना, डॉलर्स में कहाँ से मीट करते हैं जी? IMF से कुछ हम लोन लेते हैं, और कुछ हमारे फॉरेन जो रेमिटेंसेस भेजते हैं वर्कर्स हमारे, ठीक है, और कुछ हमें एड एंड ग्रांट है जो NGO में आप मैडम काम कर रहे हैं वो उसी वाले बताती हैं। तो ये $40 बिलियन हम यहाँ से मीट करते हैं। ठीक है, बस। और कहाँ से आएगा पैसा? हाँ, $30 बिलियन तो आपकी रेमिटेंसेस हो जाती है। ठीक है, बाकी $10 बिलियन के लिए हम IMF के साथ जूतियां रगड़ते हैं, और जो है ना वो उसको माई बाप बनाते हैं, इसी वजह से फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, वही प्रिंसिपल है ना, एक बेगर शुड नॉट बी चूजर्स। तो हम बेगर्स हैं तो चूजर्स नहीं हो सकते, तो चूज उनका करना होगा और चूज हमें फॉलो करना होगा, उसी हवाले से बोलते हैं। ठीक है, अब ये आगे है कि इकरा सरचार्ज क्या है। अपने नाम सुने हुए? नहीं, नहीं सुने होंगे, आप छोटे होंगे। ठीक है, ठीक है। इकरा वर्ड क्या होता है? इकरा, इकरा बिस्म रब्बिकल लजी, पहली जो कुरान की आयत नाजिल हुई थी वो क्या थी? इकरा बिस्म रब्बिकल लजी। जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, तो जो वही आया था उसको पहली यही बताई थी, 5 आयतें थी। ठीक है, इकरा बिस्म रब्बिकल लजी। ठीक है, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ। तो इकरा मीन्स पढ़ो। ठीक है, पढ़ो। ठीक है, सरचार्ज कहती है कि एडिशनल, ऊपर। ठीक है, तो इससे हम इकरा सरचार्ज किसी जमाने में, आप तो बहुत छोटे होंगे, ठीक है, किसी जमाने में आपने उसका नाम सुना है? प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुने जो होता था, उसने तालीम बालगान भी शुरू किया था। ठीक है, तो जो लिटरेसी रेट हमारा कितना है? नहीं, 70 तो 40% है हमारे। ठीक है, लिटरेसी रेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? जो अपना नाम लिख सकता हो उर्दू में या उर्दू। और मैट्रिक पास हमारे पास कितने हैं? 5%। और जिनकी तालीम ग्रेजुएट हो वो हमारे पास कितने हैं? ओनली 1% अब तो पॉपुलेशन। हम तरक्की करेंगे तो कैसे करेंगे? मुश्किल है, मुश्किल है। ठीक है, स्टेटिक्स मैंने आपको बताई तो आपको आंखें खुल गई। लिटरेसी रेट 40% है, लेकिन लिटरेसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द पर्सन हु राइट्स हिज ओन नेम, सिर्फ नेम, और कुछ नहीं, सिर्फ नाम लिख सकता है। ठीक है, नवीद नाम लिख सकता है। और मैट्रिक पास जो है तो हमारे उसी हवाले से 5% है। 5%। माशाल्लाह। तो ये इकरा सरचार्ज है। मोहम्मद खान जुने जो प्राइम मिनिस्टर था 1985 से 88 तक, 3 साल वो प्राइम मिनिस्टर रहा था। तो उन्होंने लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने के लिए तालीम बालगान जो की थी, जो एडल्ट वाले होते हैं, किसी हवाले से स्कूल अटेंड नहीं कर सके, फैसिलिटीज नहीं थी, या आपका एजुकेशन का रुझान नहीं था, तो उन्होंने बड़े बड़ों को, बाबों को, बूढ़ी बूढ़ी औरतों को, ये क्या शाम के टाइम पे, जो स्कूल तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा वही है ना, शाम के टाइम पे उनको एजुकेशन देने की कोशिश की थी, वो थोड़ा पढ़ लिख जाए। ठीक है, नाम से आगे भी लिख जाए। ठीक है, 2+2 मैथमेटिक्स भी कर दें,
तो इकरा सरचार्ज कस्टम ड्यूटी के साथ लगाई थी 2%। जो इससे पैसा आएगा 2%, जो इससे पैसा आएगा वो हम तालीम पे खर्च करेंगे। हाँ, इन्हीं 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 से इम्पोर्टेड आइटम से कस्टम ड्यूटी उसी हवाले से होती है। सर ये है मतलब नहीं, अभी खत्म कर दिए हमने, ठीक है। और बाकी आपकी पीडीएल है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। पीडीएल आपने सुना होगा। आप जब पेट्रोल भराते हैं तो कितने का लीटर है? आजकल तो सस्ता हो गया है, 248 का, 248 है पेट्रोल जो भराते हैं गाड़ियों में, 248 है। उस पर पीडीएल कितना है, आपने सोचा है कभी? 1 लीटर पे फेडरल गवर्नमेंट आपसे 60 रुपए पीडीएल लेती है, 60 रुपीज। ये पीडीएल लेते क्यों है हम? ताकि जो इससे पैसा आ जाए वो हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं, एक्सप्लोरेशन के लिए। जो हमारी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं उसको हम कॉन्ट्रैक्ट दे दें, पैसे दे दें, ताकि ऑयल निकले हमारे साथ, जो हम इंपोर्ट न कर सकें। सबसे हमारी जो इंपोर्ट के आइटम है ना, सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है वो ऑयल होता है। $10 बिलियन का हम पेट्रोल पी जाते हैं, ठीक है। और फॉलोड बाई हमारी जो एडेबल या वेजिटेबल ऑयल है, वो हम 5-6 बिलियन का तेल खा जाते हैं। हम $3 बिलियन की चाय पी जाते हैं। ये जो आप चाय पीते हैं ना, ये मुफ्त में नहीं मिलती है आपको, आप तो पैसे देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसको फॉरेन एक्सचेंज के तौर पर इसको करती है। तो ये सब मिला के आकर $70 बिलियन बन जाते हैं, 70 साल में, ठीक है। तो आज का क्लास हम ये खत्म करते हैं, उसके बाद ये कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। स्लाइड्स मैडम इनके साथ शेयर कर दीजिए, स्लाइड्स आपके पास है ये जी। हाँ, स्लाइड्स आपको दे देंगे, शेयर कर देंगे, और आप इनको गो थ्रू कर दीजिएगा। हम फ्राइडे है कल, कल जो आपका क्लास होगा इसको कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा ओवरऑल मैंने जो पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम है वो थोड़ी इम्पैक्ट करे, हालांकि मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है, ठीक है। आपको आगे चलकर इनकम टैक्स बतानी है, लेकिन ये इंटरेस्ट की चीजें हैं, आपको आनी चाहिए, ठीक है। टैक्सेस के बारे में जो है ना वो काफी चीजें आपका जो नट बोल्ट है वो ढीले हो गए ठीक है। जी।